आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के सोलेनेसी एंड क्रॉप कल्टीवेटर के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुवार टॉपिक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले जल का दक्ष संरक्षण, इसके प्रबंधन और सिंचाई के पानी का उपयोग सफल सब्जी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पर जब खेत सूखे की स्थिति में हो, सब्जियों की फसलों के इसके बेहतर वृद्धि और विकास के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर खेत सूखी परिस्थिति में होगा तो उसकी सब्जियों की उसको सिंचाई की बार बार आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको पानी बार बार चाहिए होता है। फिर आ जाता है फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। पानी सीमित कारक है तो एक उचित प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को वर्ष में सब्जी के लिए लिया जा सकता है। सुव्यवस्थित जल प्रबंधन योजना और सिंचाई के समय का निर्धारण सब्जी फसल उत्पादन में जल प्रबंधन की कुंजी है। उसके अलावा तो ये भी बोल सकते हैं कि कुंजी है। फिर पत्तेदार सब्जी को लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फलदार सब्जी, जड़ और कंद वाली सब्जियों की पानी की आवश्यकता के विभिन्न प्रमुख चरण हैं। सब्जियों की फसलों के जल संवेदनशील महत्वपूर्ण चरण के बारे में जानना आवश्यक है। और इस पानी में पौधों में पानी की भूमिका, देखते हैं हम। यह जल पादप जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। सेकेंड आता है यह पौधों के बढ़ने और पौधे के विकास में मदद करता है। यह पौधों को मिट्टी से खनिजों को अवशोषित करने और परिवहन में मदद करता है। यह जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। जल यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में अभिन्न अंग है। यह पौधों को गर्मी या पाले यानी कि फ्रॉस्ट के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है और बीज अंकुरण और अंकुरण स्थापना के लिए आवश्यक है। ये पौधों में पानी की भूमिका बता रहा है ना, तो ये आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट कर लीजिएगा तो आप हो जाएगा, आप 4 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक जल पादप जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। फिर यह पौधों के बढ़ने और पौधे के विकास में मदद करता है। यह जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में अभिन्न अंग है। पौधों के लिए पानी के स्रोत। अब पौधों के लिए पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। उसमें से हम सबसे एक ही पौधों के लिए पानी के मुख्यतः 2, अर्थात एक वर्षा होता है, दूसरा सिंचाई होता है। हम इन्हीं के माध्यम से स्पेशली इनको ही स्रोत मानते हैं। वर्षा जल का प्राकृतिक, वर्षा जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत है जल का, और पानी की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, लेकिन सीमित और अप्रत्याशित प्राकृतिक स्रोत है। सिंचाई मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी की योजना बनाने और लागू करने का अभ्यास है। इसे एक सुनिश्चित स्रोत बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों के बारे में बता रखा कि वर्षा के प्राकृतिक स्रोत, लेकिन वो हमारे पास सीमित रहती है, और जो सिंचाई का जो पानी रहता है या जो वो हम कृत्रिम रूप से सिंचाई की पद्धतियों के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सिंचाई की परिभाषा बताइए, तो पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। ठीक है। फसल पौधों की सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर। तो सब्जी की फसल का प्रकार। सबसे पहले उथली जड़ वाली फसलों को हल्की लेकिन गहरी जड़ वाली फसलों की फसल की तुलना में लगातार सिंचाई की जरूरत होती है। फिर आता है बढ़ने के मौसम। गर्मी की सब्जियों की फसलों को गर्मियों के मौसम की फसलों और कभी कभी बारिश के मौसम की फसलों की तुलना में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जलवायु। अब ठंडी जलवायु के दौरान फसलों की सिंचाई कम करें, जबकि उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु में अधिक या बार बार होना चाहिए। मिट्टी के प्रकार। अधिक बार लेकिन हल्की सिंचाई बलुई मिट्टी में की जानी चाहिए, जबकि गहरी लेकिन चिकनी मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रणाली का प्रकार। ड्रिप सिस्टम में नियमित सिंचाई की जरूरत होती है, और सतह, उप सतह और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में कम बार। तो ये कुछ इनकी विशेषता बता रखी है, आप इसको एक एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है सिंचाई और पानी की गुणवत्ता। तो
तो सिंचाई सब्जियों की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 80 से 90% पानी होता है। इसीलिए इसके उचित वृद्धि और विकास के लिए लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सिंचाई का महत्व हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट जितने पूछे हम यहाँ पे 4 पॉइंट कर लेते हैं। फिर पानी की कमी की स्थिति में सब्जियों की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। फिर सब्जियों की फसलें तेज़ी से बढ़ती है, इसके लिए बार बार और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बेहतर उपज और गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए जड़ के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी आवश्यक है। ये आप पॉइंट कर लीजिएगा, इनमें से कोई 4 ही कर लीजिएगा, है ना। फिर सिंचाई वर्षा पर निर्भरता कम कर देती है, क्योंकि इसे आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। यदि सिंचाई के समय का निर्धारण ठीक से किया जाए तो इससे पानी की बचत हो सकती है और खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। सिंचाई से एक ही खेत में एक वर्ष में अधिक संख्या में फसल उगाने में मदद मिलती है, क्योंकि सिंचाई बस जब हमें पानी की आवश्यकता होती है, जब पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, हम तब उससे पानी दे सकते हैं। ये सिंचाई प्रणाली और ये आवश्यकता अनुसार चलती है। और वर्षा क्या है, आपको आवश्यकता होगी तो भी गिरेगी, आपको आवश्यकता नहीं होगी तो भी गिरेगी, तो थोड़ा सा वो, तो सिंचाई का महत्व अधिक है। सिंचाई के पानी का स्रोत, सतही पानी के स्रोत। सबसे पहले सतही देखते हैं, यह भूमि की सतह पर पाया जाता है। ये स्रोत नदियाँ हो सकती है, नहर, तालाब, झीलें, बांध आदि। तो आपसे पूछा जाएगा कि सतही पानी के स्रोत बताइए। और आमतौर पर इन स्रोतों की पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी और उपयुक्त होती है। दूसरा होता है भूमि जल। यह भूजल है और खोदे गए कुओं, नलकूपों और बोरवेल के माध्यम से उठाया जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न होती है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना रखा है पानी सिंचाई के पानी का स्रोत, सतही पानी का स्रोत, भूमिगत पानी के स्रोत। तो ये नदी हो गया, नहर हो गया, ठीक है। आपके सतही पानी के स्रोत ये सारे नदी, नहर, तालाब, झीलें, बांध। और भूमिगत पानी ये खोदे गए कुएं और नलकूप या बोरवेल, ठीक है। ये आपके भूमिगत स्रोत हो गए। अब यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की उपयोगिता का मानदंड आपको दिया गया है। तो सबसे पहले सिंचाई जल का पीएच जो होता है वो 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए या होता है। अब पानी की लवणता, तो यह पानी में मौजूद कुल घुलित लवणों का सूचक है और यह मिट्टी की संरचना और फसल उपज दोनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। मिली सीमेंस प्रति मीटर, यानी मिली सीमेंस प्रति मीटर एक मापक यंत्र है। या माइक्रोमीटर प्रति सेमी में विद्युत चालकता द्वारा नमक की सांद्रता मापी जाती है। और सिंचाई के लिए 1500 माइक्रो हॉर्स प्रति सेंटीमीटर से कम पानी वाली इसी अच्छी होती है। एक आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम अवशोषण अनुपात या SAR, ये भी पूछते हैं आपको, SAR, ठीक है। तो यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोडियम के सापेक्ष अनुपात का एक उपाय है। उच्च सोडियम मिट्टी के समुच्चय को तोड़ने और मिट्टी के छिद्रों को सील करने का कारण बनता है। सोडियम मिट्टी की बाध्यकारी क्षमता को कमजोर करता है और एक छोटा सा SAR पानी में कम सोडियम सामग्री का संकेत करता है। सिंचाई के पानी के लिए 10 से नीचे होना चाहिए, यानी सिंचाई का पानी जो होना चाहिए वो कम से कम 10 से नीचे होना चाहिए। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एकाग्रता, तो पानी में उच्चतम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामग्री पीएच को बढ़ाती है। यह एक क्षारीय प्रभाव और उच्च SR सूचकांक का कारण होगा। 1.5 मीटर प्रति लीटर से कम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट सिंचाई के पानी के लिए सुरक्षित है। और प्रबंधन के लिए इस तरह के पानी की गुणवत्ता को निम्नलिखित उपायों के लिए अपनाया जा सकता है। सबसे पहले निम्न कैल्शियम मिट्टी और ब्लीचिंग में जिप्सम का जोड़, फिर सल्फर प्लस लाइम प्लस ब्लीचिंग का जोड़, फिर अधिकतर लगातार सिंचाई की छिड़काव विधि से बचे, क्लोराइड और बोरोन युक्त उर्वरकों के उपयोग से और सहनशील फसलों का चयन करें। फिर आता है आपका बोरोन, तो इसमें से आपका सोडियम और बोरोन स्पेशली इसको अच्छे से कवर करें, है ना। फिर आता है आपका नेक्स्ट, तो एक बार इसको भी देख लें आप। बोरोन पानी में विषाक्त सांद्रता में पाए जाने वाला सबसे आम तत्व है। बोरोन को आसानी से पानी से नहीं निकाला जा सकता। एकमात्र उपाय कम बोरोन पानी के साथ उच्च बोरोन पानी को पतला करना और निम्न 1.0 ppm बोरोन सामग्री सिंचाई के पानी के लिए स्वीकार्य स्तर है।
ठीक, ये हो गया। अब फिर आपका आता है पेज मीटर। ये स्केल आप देख ही रहे हैं और आप प्रैक्टिकल के दौरान भी आपने पेज स्केल को देखा है, उसका यूज़ भी देखा है, किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है। हाँ, तो पीएच मीटर क्या, तो यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी समाधान के पीएच को माप सकते हैं। ये एक प्रदर्शन इकाई और इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। जब इलेक्ट्रोड को समाधान में लाया जाता है तो पीएच मान इकाई में दर्शाता है। आदर्श रूप से मिट्टी और पानी का पीएच 6 से 6.5 होना चाहिए और पोषक तत्वों का घोल 5.6 से 6.5 होना चाहिए। पीएच मीटर अन्य सभी उपकरणों की तरह सटीक डेटा संग्रह के लिए सबसे ही पहले ही कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। यह पीएच रंग की पट्टी की तुलना में अधिक सटीक है। ठीक है, ये पट्टी की तुलना में ये सबसे बेस्ट होता है। फिर विद्युत चालकता मीटर, इस सिंचाई के पानी में कुल घुले हुए लवणों के माप है, उसे चालकता मीटर या इसी मीटर भी मापा जा सकता है। और यह मीटर प्रति सेंटीमीटर, डेसीमीटर प्रति मीटर और माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, म्यू एस सेमी या मिली सीमेंस प्रति सेंटीमीटर के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए बाकी कुछ प्रायोगिक अभ्यास है, ये आप अपने स्कूल में टीचरों के द्वारा करवाए जाने पर करेंगे ही सही। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अब यहीं तक हम रखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।